नहीं रखते, हमने सारे डीएनए को कॉपी करना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे इस क्रोमोसोम में से डीएनए को खोलना पड़ेगा। तो जाहिर है मैं सबसे पहले क्रोमोसोम को अनवाउंड करूंगा, जो बल उसमें पड़े हुए हैं उसे मैं खोल दूंगा, तो मेरे पास ऑब्टेन होगा क्या, एक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन से उतारने के बाद जो डीएनए ऑब्टेन होता है दैट इज कॉल्ड एज टर्शरी डीएनए। फिर इस टर्शरी डीएनए को मैं एक और बल खोलूंगा तो मेरे पास बन जाएगा सेकेंडरी डीएनए। फिर जब मैं इस सेकेंडरी डीएनए को क्या कर दूंगा, अनवाउंड कर दूंगा, तो फिर मेरे पास क्या बन जाएगा, एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, एंड दैट लैडर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्राइमरी डीएनए। तो आप लोगों को बेसिकली इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए प्राइमरी डीएनए के लेवल तक आना होता है। एनिमेशन को देखते हैं। ये मेरे पास एक क्रोमोसोम था, इस क्रोमोसोम को मैंने अनबाउंड किया। अनबाउंड का मतलब है मैंने इसको खोल दिया, जिसमें ट्विस्ट पड़े हुए थे उनको मैंने खोल दिया। तो खोलने के बाद मेरे पास क्या ऑब्टेन हो गया, जाहिर है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज न्यूक्लियोहिस्टोन्स। फिर मैंने उसमें से हिस्टोन्स को सेपरेट कर दिया, तो मेरे पास बन गया टर्शरी डीएनए। फिर उस टर्शरी डीएनए को मैंने खोला तो क्या बना, सेकेंडरी डीएनए। फिर जब मैंने उसको खोला तो क्या बन गया, प्राइमरी डीएनए। ये एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। बात यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुई, क्यों कि हम लोगों ने अभी इसके अंदर प्रेजेंट क्या थे, ए और टी में डबल बॉन्ड और जीसी में क्या, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक एंजाइम लेकर आना है, उसका नाम होता है एंडोन्यूक्लियेज, राइट। ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम इन दो स्ट्रैंड्स को दूसरे से जुदा कर देगा, इनमें जुदाइयां डाल देगा, राइट। तो यहां तक हम लोगों ने डीएनए को खोल देना है, बात समझ आई। तो जब आप इस डीएनए को इतना खोल देंगे तो आप लोगों के पास क्या बन जाएंगे, जाहिर है टू स्ट्रैंड्स। क्या बन जाएंगे, टू स्ट्रैंड्स। आप अगेन आई नीड योर मोर देन 100% अटेंशन। मैंने क्या बोला है कि डीएनए के एक को मैंने कलर किया हुआ है रेड और एक को मैंने कलर किया हुआ है ब्लू। आपको इस कलरेशन की रीजन भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि फॉर एग्जांपल इसमें से एक स्ट्रैंड मुझे मिला है अपने ग्रेटफादर से, जिसको मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल किससे, ब्लू। बात मेरे पास स्टूडेंट्स ये है कि बात को जरा गौर से सुनिएगा, इनमें से एक स्ट्रैंड उसका नाम होता है लीडिंग स्ट्रैंड। क्या नाम होता है उसका, लीडिंग स्ट्रैंड। ये दो लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, जी जी आई एन जी, लेगिंग स्ट्रैंड, जो आगे आगे चलता है, जिसकी कॉपी की जाएगी दैट इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो ये कुछ ऐसा लीडर जिसकी कॉपी करने का हमें कोई फायदा होगा, राइट। तो बात हो रही थी लीडिंग स्ट्रैंड की। लीडिंग स्ट्रैंड इज वन दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी कॉपीड इन अ कंटीन्यूअस वे, जिसको हम मुसलसल फॉलो कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन इस लीडिंग स्ट्रैंड को देखकर जो स्ट्रैंड मैं बनाऊंगा दैट इज कॉल्ड एज अ लेगिंग स्ट्रैंड, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। फिर दोबारा बोल रहा हूं कि इनमें से एक ऐसा स्ट्रैंड जिसकी रेप्लिकेशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, उसे हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन दूसरा स्ट्रैंड जो इसका ऑपोजिट था, जिसको देख के बनाया गया था, उसका नाम क्या था, लेगिंग स्ट्रैंड, राइट। अगली बात आपने और गौर से सुननी है, आपको बताई गई बात है, रीइंफोर्स कर रहा हूं ताकि आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए। आपको याद होगा कि हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, लुक एट दिस स्ट्रक्चर। इसमें हमने क्या बात कही थी कि हर न्यूक्लियोटाइड कार्बन नंबर 5 से शुरू होता है, क्योंकि उसके ऊपर फॉस्फेट अटैच होती है, और हर न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 हमें क्या प्रोवाइड करता है, OH। और याद करें इस बात को मैंने बोला था कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट इन द न्यूक्लियोटाइड, बिकॉज कि यहां पर ही सिर्फ चेन इलॉन्गेशन हो सकती है, राइट। तो स्ट्रैंड स्टार्ट होता है किससे, 5 प्राइम से, 5 बार से। और अगर मैं बहुत से न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ दूं तो क्या होगा, हर न्यूक्लियोटाइड के एंड पे, हर पीएनसी मींस हर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के एंड पे आपको कार्बन नंबर 3 अवेलेबल नजर आएगी टू मेक द न्यू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि एक चेन कहलाएगी 5 बार टू 3 बार चेन, राइट। तो इसकी ऑपोजिट चेन क्या कहलाएगी, जाहिर है 3 बार टू 5 बार चेन। ऐसा करते हैं कि इसको आप लोगों के लिए दोबारा से शो करते हैं, लुक एट दिस, कि ये जो आप लोगों के पास चेन लेफ्ट साइड पर है, ये कहां से स्टार्ट हो रही है, ये 3 बार से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और इसका जो नीचे वाला एंड है वो कैसा है, 5 बार। लेकिन जो इसके राइट साइड पे चेन है वो 5 बार से स्टार्ट हो रही है और इसके नीचे वाला एंड कैसा है, 3 बार, राइट। अब इनमें से एक ने बनना है लीडिंग और एक ने बनना है लैगिंग। जरा आप सोचें कि इनमें से कौन सी लीडिंग बनेगी और कौन सी लैगिंग। तब तक मैं आप लोगों को इसकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स या रेसिपीज बताता हूं कि हमें और क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, राइट। नंबर 2 इज वी हैव टू हैव एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स। याद रखिए माय पेंटोज शुगर, एक क्या थी मेरे पास, फॉस्फेट, और एक क्या थी नाइट्रोजनस बेस। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक फॉस्फेट लगा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, मोनोफॉस्फेट। फॉर एग्जांपल इफ इट इज एडेनिन तो इट विल बी कॉल्ड एज एएमपी। और अगर मैं लगा दूं इसके साथ दो फॉस्फेट तो ये बन जाएगा एडीपी, ठीक है, डाइफॉस्फेट। और अगर अटैच हो जाए तीन फॉस्फेट तो कहलाएगा एटीपी, ट्राइफॉस्फेट। तो यहां पे हमें चाहिए एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स मींस हाई एनर्जी न्यूक्लियोटाइड्स, दोस आर रेडी टू कैरी आउट देयर एक्टिविटी, दोस आर रेडी टू मेक द न्यू बॉन्ड्स। तो हमें यहां पे एक्टिवेटेड क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स। कौन कौन से, जाहिर है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, थाइमिन न्यूक्लियोटाइड। मैं ब्रैकेट लगा के बेस लिख रहा हूं n। इसका मतलब ये है कि वी हैव टू हैव दीस थिंग इन इमेंसली लार्ज नंबर। नाउ वी वांट टू सी द नेक्स्ट, यू कैन से इंग्रेडिएंट। जो मैं अगला इंग्रेडिएंट चाहिए दैट इज बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज एंजाइम्स। चलें रेड से लिखता हूं ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस याद रहे कि हमें चाहिए हैं एंजाइम्स। याद रखें कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंजाइम्स के बगैर नहीं हो सकती। ये तो पढ़ा लिखे बच्चे हैं, आपने बुक 1 का चैप्टर नंबर 3 डिटेल से पढ़ा था, राइट। तो एंजाइम्स आर मस्ट, यहाँ पे हमें बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं जिस पर्टिकुलर एंजाइम की बात कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज। क्यों डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि जाहिर है मैं डीएनए की कॉपी कर रहा हूँ, मैं डीएनए के साथ न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ के एक पॉलीमर बना रहा हूँ। यू नो योर वॉल इज अ पॉलीमर ऑफ ब्रिक्स, यू आर पॉलीमर ऑफ सेल्स, डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो मुझे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ना है, तो मुझे जोड़ने वाला कोई एंजाइम भी चाहिए। उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। अ पॉलीमरेज दैट इज गोइंग टू ऐड डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स विद वन अनदर इज कॉल्ड एज, लुक एट दिस, राइट, डीएनए पॉलीमरेज 1, देन वी हैव डीएनए, तीन पॉलीमरेजेस हैं, राइट। डीएनए पॉलीमरेज 1 एक छोटा सा पॉलीमरेज है जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बेसिकली असिस्ट करता है। जाहिर है डीएनए पॉलीमरेज 2 की भी अपनी सिग्निफिकेंस है, लेकिन चूंकि वो आपकी बुक के स्कोप में नहीं है, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। और जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है उसी की सिग्निफिकेंस को आपकी बुक में डिटेल से बयान किया गया है, तो हम उसको यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है पॉलीमरेजेस में से दैट इज बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है।
जो तीनों के तीनों पॉलीमरेजेस हैं, दे शुड बी प्रेजेंट इन एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, इन एप्रोप्रिएट अमाउंट, along with activated nucleotides and the template to carry out the process of DNA replication। आइए हम आप लोगों से अगले बोर्ड में डीएनए पॉलीमरेज 3 की कुछ बातें मजीद 3 का जो है कि टाइम्स होता है कि इस जिसमें से किसी का नाम अल्फा है, किसी का नाम बीटा है, किसी का नाम एप्सिलॉन है, किसी का नाम गामा है। तो ये डिफरेंट किस्म के क्या है, छोटे छोटे बॉल्स यूनिट्स के मिलने से बना हुआ है। लेकिन आपने जिस बात को बहुत ज्यादा फोकस करना है वो ये कि इट इज बेसिकली अ डाइमर। ये दो मेन यूनिट्स के मिलने से बना हुआ है, राइट। तो वर्ड लिखा हूं मैं आप लोगों के लिए, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो क्या, डाइमर। डाइमर का मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स। डाइमर का मतलब होता है, मजीद बात करनी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एफिशिएंसी के बारे में बताऊं। इट इज अ वेरी एफिशिएंट मॉलिक्यूल, वेरी एफिशिएंट मॉलिक्यूल। इसका जॉब क्या था, इस न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है। आप इमेजिन करें कि ये एक ऐसा मेसन है जिसने ईंटें लगानी है दीवार बनाने के लिए, राइट। तो आप इमेजिन करें कि आपके पास कोई ऐसा एफिशिएंट मेसन हो जो 1000 ब्रिक्स लगा सकता हो पर सेकंड, तो आप उसकी एफिशिएंसी को सल्यूट तो करेंगे। तो यही बात यहां पर भी है कि दिस वेरी एंजाइम, इट इज वेरी वेरी एफिशिएंट एंजाइम, इट्स एफिशिएंसी इज 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड, राइट। तो इतनी स्पीड से काम करने वाला न्यूक्लियोटाइड है। अगर आपको याद हो, बार बार रीइंफोर्स करूं आप लोगों के लिए, अगर आपको याद हो तो इसका काम क्या था, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना। यानी कि इसने कंडेंसेशनल सिंथेसिस करनी थी। नॉट ओनली दो मॉलिक्यूल को के पास आ रहा था, बल्कि उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर भी निकालना था। तो ये सारे काम ये करता है 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड के लिहाज से। तो आई थिंक यू शुड ट्रिब्यूट, यू शुड पे सल्यूट टू दिस वेरी मॉलिक्यूल। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इट हैज गॉट लिमिटेशन। इसकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है, वो लिमिटेशन छुपी हुई है इसके साइज में। साइज बहुत बड़ा है इस पर्टिकुलर एंजाइम का। और अगर मैं इस ह्यूज पर जो मॉलिक्यूल खड़े होने के लिए मैंने आपके लिए जानती है वर्ड यूज किया। याद करें कि जब हमने डीएनए के मॉलिक्यूल को क्या किया था, खोल दिया था, तो उसके रिजल्ट में 2 स्ट्रैंड्स बन गए थे। उनमें से एक स्ट्रैंड फॉर एग्जांपल कौन सा था, ब्लू, और एक स्ट्रैंड कौन सा था मेरे पास, रेड। ये 2 स्ट्रैंड्स बन गए थे आफ्टर ब्रेकिंग द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जनाब डीएनए पॉलीमरेज 3 साहब आप जाओ और इस एक स्ट्रैंड पे खड़े हो जाओ। तो चूंकि वो मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, वो यहां खड़ा नहीं हो सकता, वो यहां पे भी खड़ा नहीं हो सकता। तो फिर क्या करना चाहिए, सवाल ये है कि मेरे पास तो यहां सिर्फ और सिर्फ डीएनए है, तो मुझे इसको खड़े करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना है। वो प्लेटफॉर्म कहां है, इस सॉल्यूशन के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, सेल को एक और एंजाइम दिया। याद रखें मैं बात कर रहा हूं कि डीएनए पॉलीमरेज 3 एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ अटैच नहीं हो सकता। उसको अटैच होने के लिए कम से कम 2 क्या चाहिए, एंड्स चाहिए, राइट। सॉल्यूशन ने कैसे दिया, इस तरह से कि सेल के अंदर प्रोवाइड किया एक एंजाइम, उसका नाम है प्राइमेज। उसका नाम मेरे पास क्या स्टूडेंट्स, प्राइमेज, एक एंजाइम है। दिस वेरी एंजाइम हैज गॉट अ यूनिक फंक्शन, और वो यूनिक फंक्शन ये है कि ये एक प्राइमर बनवाता है। ये क्या बनवाता है, एक प्राइमर। अब आप पूछेंगे सर ये प्राइमर क्या बना है, तो आंसर इज कि ये प्राइमर बेसिकली एक आरएनए की 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग चेन है। तवज्जो चाहिए मुझे आपके स्टूडेंट्स, तवज्जो मुझे चाहिए आप लोगों की। क्या बोल रहा हूं मैं, कि हम कॉपी कर रहे हैं डीएनए की, लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है वो आरएनए है, आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये एक आरएनए पॉलीमरेज छोटा सा चेन बनवाता है, छोटी सी चेन, किसकी, आरएनए की। लेंथ कितनी है, 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। अब देखें माय डियर स्टूडेंट्स कि ये था मेरे पास डीएनए का स्ट्रैंड, इसके साथ आके यहाँ पे एक छोटी सी क्या अटैच हो गई है, आरएनए की लेंथ। अब इसके ऊपर आके ये वाला ह्यूज मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज खड़ा हो सकता है या अटैच हो सकता है। आप एक मोटे से पहलवान को कहो कि तुम एक टांग पे खड़े हो जाओ तो बड़ा मुश्किल होगा, हाँ वो 2 टांगों पे बड़ी आसानी से खड़ा हो सकता है। ये वाली बात यहाँ पर है कि ये जो ह्यूज मॉलिक्यूल है किसका, डीएनए पॉलीमरेज 3 का, ये एक न्यूक्लियोटाइड पे खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इसके साथ में एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ दूं तो अब ये स्टेबल होकर उस पे खड़ा हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक और मिसाल भी देता हूँ। आप एक जिपर को देखिए, क्या ख्याल है कि अगर मैं एक जिपर को जस्ट दूसरे जिपर के साथ जोड़ दूं तो वो बंद हो सकता है, तो आंसर इज नो। हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस जिपर की बेस को जरा गौर से देखना चाहिए, तो पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर जिपर की बेस पे शुरू में दंदे या दंदाने नहीं है, नो डेंस एट ऑल। हाँ वहां पे एक स्टार्टर टाइप चीज जरूर प्रेजेंट है कि जब मैं उस स्टार्टर चीज को उसके साथ फिक्स कर देता हूं तो अब जो हमारा रनर है वो उस पर बहुत तेजी से काम कर सकता है। तो वो जो बिल्कुल स्टार्ट का दंदों के बगैर पीस है जो बेसिकली रनर को रन करवाने में या उसको स्टार्ट देने में हेल्प कर रहा है, दैट इज समथिंग हियर, वो यहाँ पे प्रेजेंट है और उसका नाम मेरे पास क्या है, प्राइमर। तो इस पर्टिकुलर डीएनए पॉलीमरेज 3 को काम करने के लिए एक प्राइमर की जरूरत है, और प्राइमर बनाने वाली चीज का नाम क्या है, प्राइमेज। कहां प्रेजेंट है, जाहिर न्यूक्लियस के अंदर। तो क्या बनवा के देगा हमें, 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग छोटा सा सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ कोर्स प्राइमर। तो जब प्राइमर बाइंड हो जाएगा तो अब उसके ऊपर आके अटैच हो सकता है डीएनए पॉलीमरेज 3। और आपको पता है अगर एक दफा आपने जिपर को अटैच कर लिया तो फिर आप उसको बहुत तेजी के साथ बंद कर सकते हैं। यही वाला काम हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है, और ये फिर बहुत तेजी से मींस 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड की स्पीड से न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा और डीएनए की कॉपी करवा देगा, राइट। ये है यहाँ तक की बहस का हासिल। अब देखते हैं कि हमारी ये वाले प्रोसेस के अंदर अभी फर्दर क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और नेचर ने उसका क्या सॉल्यूशन निकाला है। इस पर्पस के लिए वी हैव टू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बुक, एंड द लिमिटेशन। आपको पहले अटैच करवाने के लिए unwinding of the molecule, it is being done by means of an enzyme known as helicase। तो यहाँ पे हमें एक एंजाइम चाहिए, उसका नाम होता है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम इस पर्टिकुलर डीएनए के ट्विस्ट को खोलता भी है और यही वाला एंजाइम इन्हीं ट्विस्ट को दोबारा से डाल भी देता है आफ्टर इट्स व्हाट रेप्लिकेशन। बात पते की है, बात बहुत गौर की है, तवज्जो होगी तो बात समझ आएगी, अगर तवज्जो नहीं होगी तो बात समझ नहीं आएगी। आइए अंडरस्टैंड करने के लिए आपसे बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। लुक एट दिस स्ट्रक्चर, एनीबॉडी कैन टेल मी कि ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। वेरी राइट, ये मैंने ड्रॉ किया है पेंटोज शुगर। इसका ये है कार्बन नंबर 3, याद है। और कार्बन नंबर 3 पे क्या प्रेजेंट था, OH। ये वाला राइबोस शुगर अपने ऊपर रखता है कार्बन नंबर 5, और कार्बन नंबर 5 पे अटैच थी फॉस्फेट। क्या अटैच थी मेरे स्टूडेंट्स, फॉस्फेट। इट वाज अ फॉस्फेट।
कार्बन नंबर 5 पे अटैच थी फॉस्फेट और कार्बन नंबर 3 पे प्रेजेंट था OH, राइट राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, कार्बन नंबर 3 पे आके अटैच हो सकता है अगले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट और यहाँ पे डेवलप हो सकता है एक और एस्टर बॉन्ड और इस तरीके से क्या हो जाएगी, दो न्यूक्लियोटाइड की आपस में लिंकेज डेवलप हो जाएगी और फिर कार्बन नंबर 3 पे प्रेजेंट है OH जो अगले फॉस्फेट के साथ दोबारा क्या बना सकता है, एक एस्टर बॉन्ड, राइट। तो इस तरीके से ये वाली चेन्स आपस में क्या करेंगी, बनती चली जाएंगी या बढ़ती चली जाएंगी और चेन इलोंगेट होती चली जाएगी। तो कार्बन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन नंबर 3 मैं बार-बार बोल रहा हूं, कार्बन नंबर 3 जिसको मैंने इस यू कैन से थिक लाइन से शो किया है, कार्बन नंबर 3 दैट इज समवेयर हियर और कार्बन नंबर 3 दैट इज समवेयर हियर, इट इज ऑलवेज अवेलेबल टू मेक व्हाट द नेक्स्ट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड विद द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसी चेन जो कार्बन नंबर 5 से शुरू हुई है, कहां से शुरू हुई है स्टूडेंट्स, कार्बन नंबर 5 से शुरू हुई है, ठीक है, उसमें हमेशा कार्बन नंबर 3 अवेलेबल है फॉर द इलोंगेशन ऑफ चेन। लेकिन आपको याद है मैंने क्या कहा था बोर्ड नंबर 1 पे, क्या मुझे सोच के बताएं कि इसमें से लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा और लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा। क्या आप में से अब किसी को ये अंदाजा हुआ कि अगर ये चेन ग्रो कर रही है, ये कॉपी होने वाली चेन है, तो फिर लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा। तो आंसर इज माय डियर स्टूडेंट्स जो जाहिर है 3 बार से शुरू होगा, जो 3 बार से शुरू होगा उसकी कॉपी कैसे होगी, 5 बार टू 3 बार में होगी। तो 3 बार टू 5 बार वाली जो चेन है, 3 बार से स्टार्ट होके 5 बार की तरफ जाने वाली चेन कहलाती क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहलाती है, लीडिंग स्ट्रैंड, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। बात को जरा गौर से सुनिएगा। दूसरा स्ट्रैंड कैसा है, लैगिंग स्ट्रैंड। जाहिर है वो लैगिंग स्ट्रैंड यहां प्रेजेंट होगा, दैट इज फॉर एग्जांपल प्रेजेंट समवेयर हियर। अब जरा बात को गौर से सुनिए, इसका कार्बन नंबर 5 यहां प्रेजेंट है और कार्बन नंबर 3 यहां प्रेजेंट, राइट। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर चेन की कॉपी बनाना चाहूंगा तो जाहिर है क्या होगा, वो यहां से स्टार्ट होगी। भाई अगर इस चेन की कॉपी यहां से स्टार्ट हो रही है तो जाहिर है इसके ऑपोजिट डीएनए स्ट्रैंड की कॉपी भी यहां से स्टार्ट होगी। लेकिन मुझे क्या पता चला कि बात तो बड़ी अजीब सी है, क्यों कि अगर इन पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 3 डायरेक्टेड डाउनवर्ड है तो इनकी कार्बन नंबर 3 डायरेक्टेड अपवर्ड है, बिकॉज यू नो कि डीएनए एक एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होता है। अब अगर ऐसी बात की जाए तो फिर यहाँ पे OH प्रेजेंट है, कार्बन नंबर कौन सा वाला माय डियर स्टूडेंट्स, 3 वाला। तो यहाँ तो फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो ही नहीं सकते, बिकॉज देयर इज नो टेम्पलेट। यहाँ तो नमूना ही नहीं जिसको देख के मैंने क्या करनी है, कॉपी करनी है, राइट। बात को फिर गौर से सुनिए, अगर मेरे पास ट्रेंड होगा 3 बार टू 5 बार, तो उसको देख के जो मैं कॉपी बनाऊंगा वो 5 बार टू 3 बार होगी और 5 बार टू 3 बार में हमेशा डीएनए की अनवाइंडिंग नीचे वाली तरफ जा रही है, नीचे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो हमेशा 3 कार्बन OH के साथ अवेलेबल है टू हैव मोर न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब ये है कि 3 बार टू 5 बार डीएनए की जो कॉपी है वो कंटिन्यूअसली होती चली जा रही है। लेकिन अगर मैं इसके दूसरे स्ट्रैंड की बात करूं, दैट इज बेसिकली द लैगिंग स्ट्रैंड, पेरेंटल डीएनए में लैगिंग स्ट्रैंड था, जब मैं उसकी कॉपी की बात करता हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको यहां से स्टार्ट करूं जहां से इसकी कॉपी स्टार्ट हुई है, तो चूंकि एंड वाला मॉलिक्यूल पे अटैच होनी है क्या, मजीद न्यूक्लियोटाइड्स, तो वो तो मेरे पास है ही नहीं। तो फिर नेचर क्या करती है कि नेचर इस पर्टिकुलर डीएनए को फ्रेगमेंट्स में, पीसेस में खोलती है और हर वो पीस ऑफ डीएनए जो खुल जाता है दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोर्क। अब देखिए अब इस एनिमेशन को देखते हैं कि रेप्लिकेशन फोर्क में ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे डीएनए का मॉलिक्यूल है उसकी कॉपी कंटीन्यूअसली होती चली जा रही है, लेकिन जो मेरे पास राइट साइड पे मॉलिक्यूल है उसकी कॉपी कंटीन्यूअसली नहीं हो सकती। वजह ये है कि न्यूक्लियोटाइड्स अगर मैं स्टार्ट में ऐड करूंगा तो आगे टेम्पलेट ही प्रेजेंट नहीं है। तो नेचर ने इसका हल क्या निकाला, नेचर ने इसका हल निकाला, गौर से सुनिएगा। नेचर ने इसके लिए सबसे पहली बात जो ये की कि लैगिंग स्ट्रैंड के डीएनए को टेम्पलेट मान के डिफरेंट साइट्स के लिए डिफरेंट प्राइमर्स बनाए, मल्टीपल प्राइमर बनाए जो डिफरेंट जगहों के ऊपर जाकर क्या कर सकते थे, बाइंड कर सकते थे। और अगली बात, अगर प्राइमर बन गया है तो अब उस पे अटैच सकता है क्या, डीएनए पॉलीमरेज 3, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 उस पे अटैच सकता है क्या इस पॉइंट पे, तो आंसर इज नो, समवेयर हियर, कहीं दरमियान में करके प्राइमर अटैच होगा, राइट। देखो ना यहाँ तो टेम्पलेट है नहीं, हाँ टेम्पलेट यहाँ से आगे जरूर प्रेजेंट है। तो अगर मैं पॉलीमरेज 3 को यहाँ पे अटैच कर दूं तो वो इस पर्टिकुलर एरिया की मुझे कॉपी बना के दे देगा। फिर क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 फिर फारिग हो गया है, तो क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 फिर यहाँ से चलेगा और अब जाके यहाँ बाइंड करेगा जहाँ ऑलरेडी एक और प्राइमर बाइंड हुआ है, वो इस प्राइमर से बाइंड करेगा और फिर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉपी कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि हमेशा न्यूक्लियोटाइड्स कार्बन नंबर 3 पर ही ऐड होंगे, लीडिंग स्ट्रैंड में कंटीन्यूअसली ऐड होंगे और लैगिंग स्ट्रैंड की जब हम कॉपी कर रहे होंगे तो उसमें बार बार प्राइमर अटैच होंगे, बार बार हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 उसके ऊपर आके अटैच होगा और छोटे छोटे पीसेज में उसकी क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। इस छोटे छोटे फ्रेगमेंट को या पीस को सबसे पहले एक जापानीज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था एंड हिज नेम वाज ओकाजाकी। तो इस रेफरेंस से हम इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को ओकाजाकी फ्रेगमेंट का नाम भी देते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट का मतलब होता है पीस,